राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा पादप कार्य की, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज में तीसरा टेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन से कि C3 पौधों में प्राथमिक स्वीकारकर्ता कौन है? द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। और C3 प्लांट क्या होते हैं बेटा? ऐसे पौधे जिनमें C3 चक्र चलता है, उन्हें हम C3 पौधे कहते हैं। ये बेटा हमारा C3 साइकिल है। C3 साइकिल में आप देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है बेटा, इस साइकिल से होता क्या है तो आप समझ लो, ये C3 साइकिल है। इससे बेटा ग्लूकोज बनता है। इससे क्या बनता है? ये प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसका एक स्टेप है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो इसमें वो पूछ रहा है सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है? तो बेटा यहाँ पर होता है RUBP, जो कि एक 5 कार्बन की शुगर है, याद हो आपको। जो क्या काम करती है? सबसे पहले एक कार्बन से मिलकर 6 हो जाएंगे, 5 ये 6 एक ये 6, तो दोनों को मिलाकर 3-3 कार्बन वाले क्या बना लेती है बेटा? 2 अणु बनाती है। किसके? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बेटा इसमें सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का बनता है, इसलिए इसे हम C3 साइकिल बोलते थे। तो सबसे पहले इसमें CO2 से रिएक्शन किसने की बेटा? RUBP ने। और कौन से एंजाइम ने काम किया ये भी ध्यान दो बेटा। तो कौन से एंजाइम ने जब ये यहाँ काम करता है, जब RUBP CO2 से जुड़ता है, तो यहाँ पर बेटा एक रूबिस्को एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम बेटा? रूबिस्को। तो इसमें जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो कौन से एंजाइम से होता है बेटा? रूबिस्को से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, सबसे पहले CO2 से रिएक्शन कौन करता है बेटा? तो सबसे पहले रिएक्शन करता है कौन? फॉस्फेनॉल पायरुवेट नहीं, ये तो बनता है बेटा, आप कह सकते हो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, आप कह सकते हो राइबोलोज वाई फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी वाला, राइबोलोज वाई फॉस्फेट। चलो अगले वाला बताते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल? केल्विन चक्र में कार्बन का स्थिरीकरण कौन से एंजाइम से होता है? देखो बेटा, अभी बताया था हमने कि जब भी रूबिस्को C3 साइकिल, क्योंकि इसी चक्र की खोज बेटा किसने की थी? मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए बेटा इस चक्र का नाम केल्विन चक्र भी है। साथ में आप कह सकते हैं केल्विन साइकिल है। तो केल्विन साइकिल में सबसे पहले CO2 को फिक्स किसने किया? तो यहाँ पर जो फिक्सेशन करा रहा है वो कौन सा एंजाइम करा रहा है बेटा? रूबिस्को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? रूबिस्को। इसका पहला आंसर कौन सा है? रूबिस्को। अगला वाला आता है बेटा, इन C4 प्लांट CO2 फिक्सेशन इनिशियली अकर्स इन। C4 पौधों में CO2 का प्रारंभिक स्थिरीकरण होता है। देखो बेटा C4 साइकिल क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो बेटा आप, तब तो आपको पता लगेगा। एक तो वो C3 साइकिल थी, ये बेटा C4 साइकिल है। अब मैंने आपको बताया था जो C3 साइकिल होती है बेटा, वो C3 साइकिल किसमें चलती है? केवल मीजोफिल कोशिकाओं में, मीजोफिल सेल्स में पढ़ाया था पहले। लेकिन जबकि जो हमारी C4 साइकिल होती है बेटा, वो आधी चलती है मीजोफिल में और आधी चलती है बेटा वो किसमें? आधी चलती है मीजोफिल में और आधी चलती है वो बंडल शीथ में। तो सीधी सी बात है, पहला ये मीजोफिल है, दूसरी कोशिका कौन सी है? बंडल शीथ। दोनों में मिलकर ये C4 चक्र चलता है। कैसे? तो इसमें पूछ रहा है C4 पौधों में CO2 स्थिरीकरण कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले CO2 आता है जो यहाँ रहा, पर इसमें CO2 को ग्रहण करने का कौन सा होता है सबसे पहला कंपाउंड? जो होता है बेटा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम PEP बोलते हैं, 3 कार्बन का। तो एक CO2 3 कार्बन का ये मिलकर क्या बना लिया बेटा? 4 कार्बन का एसिड बनाते हैं, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इस चक्र को हम C4 चक्र भी कहते हैं। अब आप बताओ कि इसमें सबसे पहले CO2 का स्थिरीकरण कहाँ हुआ बेटा? तो ये हुआ बेटा मीजोफिल सेल में। क्यों हुआ मीजोफिल सेल में? देखो, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो CO2 और यहाँ पर कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये दोनों ही आपस में रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ गए, नहीं जुड़ गए? तो यहाँ पर कार्बन का फिक्सेशन हो गया। तो सबसे पहली ऊपर वाली कोशिका कौन सी है? मीजोफिल कोशिका। नीचे वाली कौन सी कोशिका है? बंडल शीथ। तो ऊपर वाली में आप देखो यहाँ पर PEP काम कर रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा एंजाइम होगा बेटा? पेप्टेज। कौन सा एंजाइम होगा बेटा? पेप्टेज। तो आपको याद रखना है C4 में 2 बार होता है बेटा
जो हम बता रहे हैं C4 में जो कार्बन का स्थिरीकरण होता है वो 2 बार होता है, एक तो यहाँ और एक ये C3 साइकिल में। तो बेटा यहाँ जब होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसीव करने का काम यहाँ पर स्वीकार करता कौन है बेटा, यहाँ पर स्वीकारता फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, जो कि हमारे CO2 को फिक्स करने के लिए कौन सा एंजाइम करेगा, पेप्टेज, और इसमें कौन सा करेगा बेटा, रूबिस्को। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, मेसोफिल कोष का। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा बेटा अगला कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटो सिस्टम इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया बेटा कि बताओ, अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि बताओ जल का अपघटन फोटो सिस्टम सेकंड में होता है किसमें होता है, फोटो सिस्टम सेकंड में। बताता हूँ, इसी में तो होता है, प्रकाश तंत्र सेकंड में ही तो जल का अपघटन होता है। कोई पूछे चक्रीय फॉस्फोराइलेशन में या चक्रीय में, तो बताया था मैंने कौन से वाले में है, अचक्रीय में। इसमें लेकिन शुरू करते हैं, कह रहे जल का अपघटन को कहते क्या है, तो सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, जल का अणु टूटता है, जल का अणु क्या होता है, टूटता है। अब इसे तोड़ने में कौन हेल्प करता है, अब आपको इतना पता होना चाहिए, इसे तोड़ने में कौन हेल्प करता है बेटा, तो इसे तोड़ने में हेल्प करता है बेटा हमारा सूर्य का प्रकाश। हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के पद में पढ़ते हैं, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। अगला स्टेप क्या होता है बेटा, उसी सूर्य के प्रकाश से जल के अणु का विघटन, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सनलाइट, यानी सनलाइट से जल के अणु को तोड़ते हैं। तो सनलाइट से जल के अणु को तोड़ते हैं, तो लाइट का मतलब होता है फोटो और लाइसिस मतलब होता है क्या, तोड़ना। तो इसका मतलब सनलाइट की हेल्प से वाटर को तोड़ना, सनलाइट की हेल्प से क्या होता है बेटा, वाटर को तोड़ना। अब एक चीज सुनो क्या, अब लेकिन वाटर का तोड़ रहे हैं क्या, जैसे ग्लाइकोलाइसिस लिखा है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का टूटना। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बेटा, पानी को तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है बेटा, पानी को तोड़ना। वही बात करते हैं बेटा कि फिर पानी का तोड़ना, लेकिन फोटोलाइसिस सनलाइट की हेल्प से तोड़ना। किसकी हेल्प से तोड़ना, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, फोटोलाइसिस। अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैंने आपको बताया था बेटा प्रकाश संश्लेषण में 2 अभिक्रियाएं चलती हैं। एक पहली कौन सी होती है बेटा, प्रकाशीय अभिक्रिया। बताया था पहली कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा, प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी वाली जो होती है बेटा वो होती है अंधकार अभिक्रिया। जिसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। पहली होती है बेटा प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। दूसरी होती है अंधकार अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। अब आप ध्यान दो बेटा चलती कहाँ है दोनों, तो ये बेटा मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम वैसे पढ़ाया था। ऐसे इसमें मैंने आपको बेटा बताया था ये जो खाली जगह होती है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी संरचना होती है जिस पर 2 आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं बेटा हम स्ट्रोमा। इसके अंदर की खाली जगह क्या कहते हैं बेटा, हम स्ट्रोमा। इसके अंदर सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, इसके अंदर सिक्के जैसी संरचनाएं हैं। ऐसे तो एक सिक्के को बोलते हैं बेटा थाइलाकॉइड, और बेटा दूसरे पूरे ये पूरा है, इस पूरे समूह थाइलाकॉइड के पूरे समूह को बोलते हैं बेटा ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो आप कह सकते हो कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में चलती है, जबकि जो अंधकार अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ग्रेना। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें चलती है, तो बेटा ये चलती है हमारी ग्रेना। बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, प्रकाशीय श्वसन क्या कहाँ होता है। तो कहाँ होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा प्रकाशीय श्वसन क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि जैसे हमने पढ़ा C3 और C4 पौधे, तो इनमें से C3 पौधे होते हैं, C3 में सबसे पहले कौन काम करवा रहा है, C3 में सबसे पहले जो एंजाइम फिक्सेशन करवाता है वो रूबिस्को एंजाइम है। और रूबिस्को एंजाइम की एक खास बात होती है कि जब पहले तो ये CO2 से ज्यादा जुड़ना चाहेगा ऑक्सीजन की तुलना में, लेकिन फिर भी अगर एनवायरमेंट में, वातावरण में
ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये रूबिस को CO2 से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और आगे चल के अगर ये रूबिस को CO2 से नहीं जुड़ा तो इसका मतलब ग्लूकोज का निर्माण नहीं होता है। फिर वो अन्य उत्पादों का निर्माण करता है जो पौधे को बाहर निकालने के लिए उल्टा ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाती है। तो ऐसे श्वसन को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा कि जो हमारा रूबिस्को है वो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में, ऑक्सीजन की ज्यादा कंसेंट्रेशन में वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, CO2 के साथ बाइंड नहीं होता। इसकी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। जो कहाँ चलता है बेटा? जो चलता है क्लोरोप्लास्ट में भी, पैरोक्सीसोम में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, इन तीनों जगह चलता है। ये नोट करके लिखवाया था मैंने नोट्स में आपके में। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी तरंग दैर्घ्य कौन सी है? बताओ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मैंने आपको प्रयोग भी पढ़ाए थे, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाए थे। अब आप लोग मुझे बताओ कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाल और नीले रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन से रंग में? तो आंसर तो कौन सा है बेटा? लाल और नीला रंग, क्योंकि इसी की तरंग दैर्घ्य ऐसी होती है बेटा जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, कुछ लोगों को लग रहा है पत्तियां हरी होती हैं इसलिए। तो बेटा जो जिस कलर का दिखाई देता है वो उस कलर के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रीन कलर की लीफ है, इसका मतलब वो ग्रीन कलर को नहीं लेगी, ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किसमें होता है बेटा? तो आप कह रहे हो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे अधिक किसमें होता है? ब्लू और रेड लाइट में, लाल और नीले प्रकाश में। चलो बेटा आगे पढ़ रहे हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, श्वसन में हमने आपको पढ़ाया था श्वसन होता है। तो श्वसन में क्या पढ़ाया था बेटा कि श्वसन मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करना, भोज्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करना। भोज्य पदार्थ यानी जैसे ग्लूकोज। तो इसको बेटा आप ऐसा समझ लो कि ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है बेटा, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, सबसे पहले ये टूटता है 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जिसे हम पायरुविक एसिड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल। ध्यान से सुनना बेटा। फिर बाद में ये पायरुविक अम्ल कन्वर्ट किसमें हो जाता है? बाद में ये पायरुविक अम्ल कन्वर्ट हो जाता है बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 से 38 ATP ऊर्जा में। ठीक है बेटा, 2 स्टेप में टूटता है, वैसे होते तो 3 है लेकिन फिलहाल समझ लो कि ऑक्सीश्वसन, किसमें बात कर रहे हैं फिलहाल? जो ऑक्सीश्वसन होता है बेटा, ऑक्सीजन कौन कौन से? जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? उपस्थित रहती है। जिसमें क्या उपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। एक सेकंड रुकना बेटा। देखो यार, अरे नहीं बेटा मेरा फोन नहीं बज रहा है, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं आपने फोन दूसरा ले लिया क्या? और भी लोग बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनका फोन रखा है। देखो सबसे पहले ग्लूकोज, फिर कौन सा है? पायरुविक एसिड। अब देखो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है बेटा CO2H2O 36 से 38 ATP। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ये बेटा कोशिका के कोशिका द्रव में चलती है, यानी ये साइटोप्लाज्म में चलती है। कहां चलती है? सेल के साइटोप्लाज्म। जबकि दूसरा वाला स्टेप है इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं या क्रेब्स चक्र कहते हैं बेटा, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये किसमें चलती है बेटा? सूत्र कणिका में चलती है। अब देखो ये क्या पूछता है, ये बेटा ऑक्सीडेशन वाला है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। सबसे पहले बात करते हैं, बताओ ग्लाइकोलाइसिस कहां चली बेटा? तो ग्लाइकोलाइसिस चलती है कोशिका द्रव पर। अगला क्वेश्चन बेटा बताओ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? देखो ग्लूकोज किसमें टूटता है? पायरुविक अम्ल में।
तो आप कह सकते हो एक 6 कार्बन के मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाना, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? तो ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा? पायरुवेट। अगला वाला क्रेब्स साइकिल अकर्सन। देखो बेटा अभी बताया था कि जो पायरुविक अम्ल है वो किसमें, देखो जो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बदला ग्लाइकोलाइसिस, वो किसमें चलता है बेटा? वो चलता है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन पायरुविक एसिड किसमें? CO2H2O में टूटा है, तो वो किसमें चला बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी द्रव भरा होता है, इसलिए उसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो सही आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? टोटल एटीपी यील्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने अभी आपको बताया था बेटा नीचे कि जैसे अगर हम दोनों स्टेप की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे ये स्टेप रहे, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, जैसे ये स्टेप रहे बेटा, तो ये स्टेप क्या काम करते हैं? तो आपको ऐसा बोलना है कि ये जो स्टेप है बेटा, इनमें सबसे पहले इनमें मिलता क्या है? तो जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है तो हमें 8 एटीपी मिलते हैं यहाँ से फायदे के तौर पे। तो टोटल यहाँ से 24 मिलते हैं, बीच में 6 मिलते हैं, टोटल समझ लो टोटल हमें 36 से 38 एटीपी मिलते हैं। तो टोटल जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं बेटा? 36 से 38 एटीपी मिलते हैं। तो हमने आपको क्या बताया बेटा कि टोटल एटीपी कितने मिलेंगे हमें ऑक्सीडेशन में? 36 से 38। अनऑक्सीडेशन होता है तो 2 मिलते। अब वो कहता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? अब श्वसन गुणांक यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है बेटा? तो आप कह सकते हो कि बेटा किसी भी श्वसन में ज्यादातर ऑक्सीजन खर्च होती है, CO2 गैस निकलती है। ऑक्सीजन खर्च होती है और CO2 गैस निकलती है। तो आप ऐसा मानिए किसी भी श्वसन में निष्कासित हुई CO2 एवं उपयोग की गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को ही हम श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। यानी आप कह सकते हो श्वसन में जितनी CO2 निकली है उसका वॉल्यूम, साथ में जितनी ऑक्सीजन खर्च हुई है उसका वॉल्यूम यानी उसके आयतन, और दोनों के आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट यानी श्वसन गुणांक। अब आपको पता है बेटा कि अगर हम ऑक्सी श्वसन के लिए बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज एक ग्लूकोज तोड़ते हैं तो 6 CO2 निकलती है और 6 ऑक्सीजन खर्च होती है, इसलिए 6 से 6 कैंसिल, तो इसका कितना आ जाता है? 1। तो श्वसन गुणांक कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? 1। वही प्रोटीन जो होता है तो उसके लिए अलग हो जाता है 0.7, ठीक है। फिर वही बात करते हैं 0.9, 0.7 ऐसे होता है। लेकिन अगर अनऑक्सी श्वसन की बात करते हैं तो अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन तो उपयोग होती नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाता है। तो उसका मतलब किसी भी चीज में 0 का भाग देंगे तो कितना आता है? अनंत। तो अनऑक्सी श्वसन के लिए श्वसन गुणांक का मान अनंत होता है, लेकिन नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहाँ चलती है? बताओ बेटा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है, बताओ बेटा। क्योंकि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? ये बेटा एक ऐसी श्रृंखला होती है जो प्रकाश संश्लेषण में भी है, ठीक है, जिसमें हम क्या काम करते हैं? जिसमें हम बेटा जो हमारी ऊर्जा है, आप कह सकते हो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम एटीपी का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं बेटा, एटीपी का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से हम एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ चलती है बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। क्योंकि जब भी ऊर्जा का निर्माण होता है तो कहाँ होता है बेटा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने आपको बताया था, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ। अब बताओ किण्वन किसकी अनुपस्थिति में होता है? यह छुट्टी की मात्रा ऐसे रह गई। किण्वन किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो आप कह सकते हो बेटा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीडेशन होता है और एक कौन सा होता है? अनऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनऑक्सीडेशन में ही एक ग्लूकोज के अपघटन पर हमें क्या मिलता है? एक ग्लूकोज के आप कह सकते हो टूटने पर हमें क्या? एल्कोहल मिलते हैं, इथाइल एल्कोहल, शराब मिलती है, जिसे हम कहते हैं C2H5OH। लेकिन वो कब होना चाहिए? जब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब मिलती है।
नॉर्मल कंडीशन में तो हमें CO2 H2 और एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब किसकी अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तभी तो उसको अनऑक्सीडेशन कहा हमने। उसके अलावा आता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनता है, अभी बताया क्या होता है बेटा, अनऑक्सीडेशन में ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है कहां बेटा, पायरुविक एसिड में। ये वाली प्रक्रिया सेम रहती है, चाहे नॉक्सी हो चाहे ऑक्सी। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा पायरुविक अम्ल में। अब ये बेटा पायरुविक एसिड जो होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल C2H5OH और साथ में CO2 और 2 ATP एनर्जी में। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन यानी किण्वन बोलते हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल बन रहा है इसलिए इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। एक और होता है, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहते हैं बेटा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। एक हमारी पेशी कोशिकाओं में भी होता है, मसल सेल में, जिससे हमारी मसल थक जाती है, वो भी सेम ऐसा ही होता है, उसे भी एनारोबिक यानी अनऑक्सीडेशन बोलते हैं, बस उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अनुपस्थिति नहीं। तो ये क्या है, O2 की कमी में होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है इसलिए इसे लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो भैया इथेनॉल में क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल में क्या बनता है, इथेनॉल। लैक्टिक अम्ल किसमें बनता है बेटा, पेशी कोशिकाओं में, हमारी मसल सेल में पढ़ाया हुआ है। अगला वाला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल। मैंने आपको रंध्र का डायग्राम भी बताया था। सबसे पहले बीच में छिद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रंध्र। इसके आसपास जो ऐसी किडनी शेप की कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते थे, गार्ड कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं। और यही रक्षक कोशिकाएं क्या काम करती हैं, रंध्र के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करती हैं। ये बीच में क्या है बेटा, रंध्र या स्टोमेटा बताया था। अब जब ये कोशिकाएं फूल जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं। जब ये कोशिकाएं पिचक जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कह सकते हैं रक्षक कोशिकाओं का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है बेटा, ये जल पर निर्भर करता है और यही और रंध्र के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करते हैं। एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण किसके द्वारा होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सेप क्या होता है या रस क्या होता है, तब तो उसका आरोहण पढ़ेंगे कि जो हमारा पौधा है, पौधे में क्या होता है बेटा, पौधे में जल के द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। यानी प्लांट में जो रूट होती हैं वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, उनको करती हैं, उनको इकट्ठा मिला के बोलते हैं हम सेप, उनको मिला के बोलते हैं सेप या ऐसे बोलते हैं रस। लेकिन ये जाना कहां तक है, पत्तियों तक। तो जड़ से सेप यानी रस का, इसमें है क्या, वाटर और मिनरल्स, इसका पत्तियों तक स्थानांतरित होना, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं रस आरोहण। आरोहण यानी ऊपर चढ़ना, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सेप, सेप का ऊपर की साइड जाना। अब आपको पता है कि खनिज एवं खनिज लवण का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा, जाइलम के द्वारा। तो आप कह सकते हो रसारोहण किसके द्वारा हुआ बेटा, जाइलम के द्वारा। मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप, रस के आरोहण के लिए, रस के ऊपर चढ़ने के लिए कौन सा मुख्य बल है। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था बेटा कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो बेटा एक आवश्यक बुराई है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। क्यों बुराई है बेटा, क्योंकि बुराई तो इसलिए है कि पौधे का लगभग 98 से 99% निकल जाता है पानी, जितना उसने लिया है पूरा खत्म वाष्प के रूप में। लेकिन बेटा वो फायदा क्यों है, क्योंकि पौधा इतनी ऊंचाई तक जल का स्थानांतरित नहीं कर सकता, तो उसको स्थानांतरित करने के लिए, उस जल को स्थानांतरित करने के लिए क्या काम करते हैं, उसको वहां से वो खींचता है, ऊपर से एक दाब लगाता है, खिंचाव लगाता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल, जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, इसलिए वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर की साइड हो जाता है। कोहेशन टेंशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, अब कोहेशन सिद्धांत क्या होता है बेटा, जब जैसे हमने अभी आपको बताया, किसके बारे में बताया बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांसपिरेशन पुल यानी क्या होता है, जल कहां की तरफ चढ़ता है बेटा, ऊपर की तरफ जाता है। और जल ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाने में एक सिद्धांत फॉलो होता है जिसे कहते हैं कोहेशन टेंशन सिद्धांत, या इसी को आप कह सकते हो कोहेशन टेंशन का क्या मतलब है, देखो तनाव सिद्धांत कहते हैं इसे। तनाव सिद्धांत में ये होता है बेटा, आपने देखा होगा कई बार कि जो हम नली वगैरह लेते हैं उस नली में क्या करते हैं, जल के अणु भर देते हैं, और जल के अणु भर देते हैं तो क्या होता है, और ऊपर से दबा लेते हैं तो जल के अणु नीचे गिरते नहीं है, क्योंकि जल के अणु जो पाइप में फंसे होते हैं वो आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, दो तरीके के, एक ससंजन और असंजन बंध, जैसे कोहेशन और एडेशन फोर्स कहते हैं, और उसी की वजह से वो कम बल की वजह से कहां तक चले जाते हैं, आसानी से ऊपर चले जाते हैं।
ये सिद्धांत किसने दिया था बेटा? ये डिक्सन और जॉली ने। इसमें तो सीधा नाम ही याद रखना था आपको। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, वाष्पोत्सर्जन किसमें मदद करता है? तो बेटा वाष्पोत्सर्जन मदद करता है पौधे की किसमें? ठंडा रखने में। जैसे पसीना हमारी बॉडी में निकलता है, तो कब निकलता है? जब हमें गर्मी लगती है, तो हमारे शरीर के तापमान को कम करता है। ऐसे पौधे में भी जल वाष्प के रूप में निकल रहा है, तो पौधे को ठंडा करेगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है? कूलिंग ऑफ। अगला आता है बेटा गटेशन क्या है? गटेशन यानी बिंदु स्त्रावण। तो मैंने आपको बिंदु स्त्रावण किसके द्वारा होता है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि गटेशन होता क्या है। तो पत्तियों की किनारी पर एक अलग टाइप के पोर्स होते हैं जिन्हें हम हाइडेथोर्स कहते हैं, जिन्हें हम जलरंध्र कहते हैं, और उन जलरंध्रों से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलना, इसी को हम गटेशन या बिंदु स्त्रावण कहते हैं, जिसमें जल किसके रूप में? बूंदों के रूप में बाहर आ जाता है। ये स्पेशल पोर्स होते हैं जिन्हें हम हाइडेथोर्स या जलरंध्र कहते हैं। पढ़ाया हुआ है पहले से मैंने ये चीज। ये कब होता है? जब पौधे में पानी की अधिकता हो जाती है। आप कह सकते हो वाष्पोत्सर्जन की दर कम, लेकिन पानी में अवशोषण की दर ज्यादा होती है। तो फिर ये सुबह के टाइम पे होता है, इसकी वजह से जलरंध्र से पानी कहाँ आ जाता है? बाहर। अब बताओ, जिबरेलिन हार्मोन बढ़ावा देता है। जिबरेलिन हार्मोन क्या काम करता है बेटा? मैंने बताया था। जिबरेलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बौने पौधे को भी क्या कर देता है बेटा? लंबा कर देता है। जैसे इसकी खोज जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक में हुई थी, तुक्के से ये भी बताया था। सडन हो गई थी, रैंडम कैसे? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि घास में ये कौन सा फंगाई लग गया था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसकी वजह से उस घास की लंबाई क्या हो रही थी बेटा? लगातार बढ़ रही थी। देखा गया बाद में ये क्या काम करता है? ये तने की कोशिकाओं को क्या कर देता है? लंबा कर देता है, खींच देता है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये स्टेम एलोंगेशन, बौने पौधे को भी लंबा करने का काम किसका है बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन का। एथिलीन क्या है बेटा? एथिलीन एक गैस हार्मोन है। एथिलीन कैसा है? एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है जो क्या काम करता है बेटा? जो फलों को पकाने का कार्य करता है। बताया था, आम वगैरह को भूसे में रख देते हैं जिससे वो जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एथिलीन गैस निकलती है। ये भी लिखा है देखो। सबसे पहले एथिलीन क्या काम करवाता है? अब लिखा है एब्सिसिक अम्ल इंड्यूस। एब्सिसिक अम्ल क्या काम करवाता है बेटा? तो सबसे मैंने आपको बताया कि टोटल 5 हार्मोन है लगभग अपने सिलेबस में। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और कौन सा था? एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन। जिनमें से बेटा एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि संदमक है। इथिलीन को भी मानते हैं वृद्धि संदमक, लेकिन उसके कुछ कार्य वृद्धि प्रोमोटर यानी ग्रोथ प्रोमोटर, वृद्धि प्रेरक जैसे है। तो अब एब्सिसिक अम्ल जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें ये एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि को प्रेरित नहीं करता, वृद्धि को संदमित कर देता है, वृद्धि को रोक देता है। तो ये क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल इंड्यूस, इंड्यूस यानी प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल किसको प्रेरित करेगा? वृद्धि को नहीं, वृद्धि को प्रेरित नहीं करेगा। क्या कोश का विभाजन करवाएगा? नहीं बेटा, क्योंकि अगर कोश का विभाजन होगा, 1 से 2 होंगी कोशिकाएं, 2 से 4, तो भी वृद्धि होगी। इसका मतलब ना तो ये होगा ना ही ये। अब बात करते हैं पुष्पन, क्या अगर पौधों में पुष्प निकलेंगे तो भी वृद्धि होगी। तो अपने आप क्या प्रेरित करता है बेटा? डोरमेंसी यानी निष्क्रियता। इसका मतलब क्या होता है कि जब सीड यानी बीज किसी भी पौधे से निकलते हैं, तो निकलने के तुरंत बाद वो एक निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिससे उनके ऊपर किसी भी तापमान वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे वे एक तरीके सोते रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उस निष्क्रियता को कौन बढ़ा देता है? एब्सिसिक अम्ल। साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा? पहले ही पता है, साइटो मतलब कोशिका, काइनिन यानी विभाजन। तो साइटोकाइनिन का नाम ही दिया गया है क्योंकि ये क्या काम करता है बेटा? हमेशा कोशिका विभाजन करवाता है। साइटोकाइनिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा T3 का डिस्कशन ये खत्म हुआ पूरा। अब आगे का डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू बेटा।